एमटी बार। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डाइजन टैबलेट, एसिडिटी या गैस से जल्द आराम, सिर्फ ₹1.46 में। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उत्तराखंड सरकार का प्रयास जारी। उत्तराखंड वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए प्रदेश सरकार सकारात्मक प्रयासों में जुटी। सीएम धामी ने पीएम मोदी का बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं बनाने पर जताया आभार। मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया। भारी बारिश को लेकर सीएम धामी ने आपदा प्रबंधन विभाग को दिए निर्देश। सीएम ने जिला अधिकारियों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार ने उठाया कदम। सीएम धामी ने हरेला पर्व को बढ़ावा देते हुए रेंजर्स ग्राउंड में किया वृक्षारोपण। सीएम धामी ने पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। हरिद्वार में डॉक्टर स्वामी श्याम सुंदरदास शास्त्री जी की महाराज की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत कई लोगों ने ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर को दी श्रद्धांजलि। देहरादून में ऊर्जा प्रदेश बनाने में यूजीवीएनएल की तैयारी। जरूरत से आधा ही बिजली का हो रहा उत्पादन। यूजीवीएनएल ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी काम करने का लिया फैसला। अब तक यूजीवीएनएल 26 मेगावाट की सौर ऊर्जा के क्षेत्र में परियोजना हो चुकी है शुरू। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। खबरों में हम सबसे पहले बात करेंगे जहां उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर राज्य सरकार बेहतर काम कर रही है। और आपको बता दें कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए प्रदेश सरकार सकारात्मक प्रयासों में जुटी है। सीएम धामी ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। ऋषिकेश में एम्स बेहतर तरीके से अपना काम कर रहा है और अब कुमाऊं में मंडल के किच्छा में एम्स का सैटेलाइट अस्पताल खोला जा रहा है। इसके लिए 100 एकड़ भूमि स्थानांतरित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कुमाऊं मंडल में एम्स का सैटेलाइट अस्पताल बन जाने की वजह से काफी बड़े हिस्से को कवर किया जा सकता है और वहां पर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया हो पाएंगी। चूंकि आपको बता दें कि प्रदेश में स्वास्थ्य को देखते हुए यहां पर बेहतर प्रयास सरकार की ओर से किए जा रहे हैं और इसी क्रम में लगातार यहां पर उन अस्पतालों का दौरा किया जा रहा है जहां पर यह कहा जाता है कि अस्पतालों की स्थिति सही नहीं है, स्थिति दयनीय है या फिर जो अस्पताल है वो बदहाली के शिकार है। इस बीच यहां पर इस दिशा में बड़ा कदम सरकार जो उठा रही है, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत लगातार किया जा रहा है और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर यह सरकार ने बड़ा कदम भी उठाया। और इस बीच यहाँ पर आपको बता दें कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार का प्रयास है कि हर किसी को इलाज मिल पाए, आसानी से इलाज मिल पाए, उचित इलाज मिल पाए। और इस बीच यहाँ पर सीएम धामी ने पीएम मोदी का भी आभार व्यक्त किया है। देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश के अंदर जहाँ ऋषिकेश के अंदर आज एम्स संचालित हो रहा है और उसमें हजारों लोग ओपीडी के माध्यम से अपनी स्वास्थ्य की सेवाएं ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे प्रदेश की ज़रूरत के अनुरूप उत्तराखंड के अंदर एक एम्स का सैटेलाइट सेंटर भी उन्होंने स्वीकृत किया है और उसके लिए हमारी सरकार ने 100 एकड़ भूमि निःशुल्क रूप से स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित कर दी है और जल्दी ही उस पर एम्स का सैटेलाइट सेंटर बनेगा जो पूरी तरह से सुविधायुक्त होगा और एक बड़े क्षेत्र के लिए, हमारे पूरे प्रदेश के लिए, वहाँ की सेवाओं के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं को देने के लिए निश्चित रूप से लोगों के जीवन को बदलने का काम करेगा। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद।
मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया और जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट रहने के साथ ही साथ जिला अधिकारियों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। अगले 24 घंटों को लेकर जो अलर्ट जारी किया गया है उसको देखते हुए सभी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही बारिश की वजह से सड़कें बंद होती हैं। अगर बारिश के चलते लैंडस्लाइड से बंद होती हैं तो उसको लेकर जगह जगह प्रदेश में जेसीबी तैनात कर दी गई, जिससे ज्यादा बारिश होने से भी अगर मार्ग अवरुद्ध हो तो उसे खोला जा सके, जिससे कि स्थानीय लोगों को आने जाने में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। क्योंकि यहाँ पर आबू दादी के मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लगातार कई जगहों पर बारिश का दौर जारी है और इस बारिश की वजह से बहुत सारी ऐसी जगह जहां पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीरें भी उस वक्त की जब यहाँ पर भारी बारिश की वजह से जो उत्तराखंड के तमाम शहर जो कि जलमग्न हो चुके थे, सड़कों पर पानी भर चुका था और कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर लैंडस्लाइड की खबरें सामने आती रहती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आम लोगों को, यात्रियों को दिक्कतें होती हैं और काफी वक्त के लिए जो रास्ता है वो अवरुद्ध हो जाता है। और इन तमाम चीजों को देखते हुए सरकार ने ये प्रयास किया और इस बीच यहाँ पर आबू दादी की जेसीबी को तैनात कर दिया गया। जैसे ही अगर लैंडस्लाइड की घटना होती है उसके बाद कम समय में उस जगह को खोला जाए ताकि जो यात्री हैं उन्हें परेशान न होना पड़े। क्योंकि इस बीच यहाँ पर आबू दादी के बारिश का जो दौर है वो अभी भी चल रहा है। कई जगहों पर बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले आने वाले कुछ दिनों तक कुछ बारिश का जो रुख है वो बदल सकता है, तेज बारिश भी हो सकती है। जो भी मौसम के अलर्ट आते हैं, मौसम विभाग द्वारा जो भी पूर्वानुमान बताए जाते हैं उसके अनुसार हम लोग लगातार काम करते हैं। और इस बार पहले से ही, क्योंकि हर बार ये जो बरसात का सीज़न होता है, बरसात का समय होता है, हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। क्योंकि अधिक वर्षा होना, अधिक अतिवृष्टि होना, भूस्खलन होना, ये हमारे यहाँ की सामान्य घटनाएं हैं और इन पर हम लोग लगातार, आपदा प्रबंधन विभाग हमारा लगातार इस पर काम कर रहा है। जिलाधिकारी लगातार संपर्क में है और 24 घंटे का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है, जिससे कि कहीं पर इस प्रकार की घटना हो तो हमारा फौरी रूप से राहत के काम वहाँ पर जारी हो सकें। साथ साथ कहीं पर सड़कें बंद हो, मलबा आ जाए तो उसके लिए भी जेसीबी है, पोकलैंड है, उसकी जो उस समय की ज़रूरत है उसके अनुरूप पहले से ही सारी तैनाती की गई है। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान जो है कम अतिवृष्टि करें, कम भूस्खलन करें और हमारे यहाँ का कम से कम नुकसान हो। मैं भगवान से ही प्रार्थना करूँगा। और अब खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित रेंजर्स ग्राउंड में हरेला पर्व को बढ़ावा देते हुए वृक्षारोपण किया। और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि वृक्षारोपण और हरेला एक दूसरे के पर्याय हैं और हरेला पर्व हमारे पूर्वजों की विरासत है। ये पर्व 16 जुलाई से प्रारंभ कर 1 महीने तक चलाया जाएगा, जिससे कि शुद्ध वायुमंडल बनाया जा सकेगा। और साथ ही सीएम धामी ने इकोलॉजी और इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 5 इलेक्ट्रिक बसों को फ्लैग ऑफ भी किया गया, जिससे कि लोगों की यात्रा जो है वो सस्ती, सुविधाजनक और प्रदूषण रहित बन सके। बड़ी पहल यहाँ पर की जा रही है क्योंकि वृक्षारोपण यहाँ पर किया जा रहा है। पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत बड़ा संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है कि पर्यावरण को बचाना है तो पौधों को लगाना होगा, वृक्षारोपण करना होगा। इस बीच यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए। लोगों से यहाँ पर अपील भी की जा रही कि लोग यहाँ पर पर्यावरण को दूषित होने से बचाएं, पर्यावरण को दूषित ना होने दें, बल्कि मौका मिलते ही वृक्षारोपण जरूर करें। हर किसी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपने पर्यावरण को बचाए, उसे दूषित होने से बचाए। और इसी क्रम में पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार जो कदम उठा रही है, इसी क्रम में यहाँ पर आबू दादी के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि रेंजर्स ग्राउंड पहुंचे और उन्होंने भी, जी हाँ, पुष्कर सिंह धामी ने भी यहाँ पर वृक्षारोपण किया। हमारे जो हमने एक संकल्प लिया है कि उत्तराखंड राज्य इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों में संतुलन रखते हुए राज्य आगे बढ़ेगा। उस दिशा में बहुत कारगर सिद्ध होंगी, जिससे सस्ती यात्रा भी लोगों की होगी, सुविधाजनक भी होगी और प्रदूषण रहित भी होगी।
तो तीनों में यात्रा होगी और हमने साथ में यह भी संकल्प लिया है कि इस बार का हमारा हरेला पर्व ये पूरा हम लोग 16 जुलाई से प्रारंभ करके इसको पूरे 1 माह तक चलाएंगे और उस कड़ी में पूरे प्रदेश के अंदर वृक्षारोपण के कार्यक्रम चलेंगे। जल संचय के लिए जो जरूरी योजनाएं हैं उन योजनाओं पर काम होगा। साथ में देहरादून शहर ये हमारा क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी बने, इसके लिए एक अभियान हम लोगों ने प्रारंभ किया है। हमारे नगर निगम के मेयर गामा जी ने, उनकी पूरी टीम ने और हमारे अन्य विभागों से भी हमने कहा है कि उसमें सभी लोग सहयोग करें। पहले विधानसभा के स्तर पर एक वृक्षारोपण के बृहत कार्यक्रम होंगे, उसके बाद यहाँ के जो 100 वार्ड हैं 100 के 100 वार्डों में इस तरह के कार्यक्रम होंगे जिसमें कि बृहद रूप से वृक्षारोपण किया जाएगा। और चलिए बढ़ते हैं आगे, जहां धर्म नगरी हरिद्वार में ब्रह्मलीन संत वरिष्ठ महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी श्याम सुंदरदास शास्त्री जी महाराज की 3री पुण्यतिथि के इस मौके पर मूर्ति प्रतिष्ठा कार्यक्रम जो कि आयोजित किया गया। इस दौरान संतों के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर को श्रद्धांजलि दी और मदन कौशिक ने कहा कि पूज्य स्वामी जी ने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रहने वाले समाज के लोगों में बड़ा स्थान बनाया। पूज्य स्वामी जी ने समाज और समाज के बीच संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। सुंदरदास जी महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ मुझे आने का अवसर मिला। पूज्य स्वामी जी ने एक इस प्रकार का स्थान भारतवर्ष में अपना बनाया कि एक ऐसे संत के रूप में आपने एक पूरे देश में और देश के बाहर जहाँ भी कोई समाज से जुड़े हुए लोग रहते हैं कि आपने एक बड़ा स्थान बनाया। और पूज्य स्वामी जी ने केवल समाज के लिए ही नहीं अपितु समाज के बीच में संस्कृत शिक्षा के लिए, समाज के बीच में किस प्रकार गरीब लोगों को साथ लेकर चलने के लिए, किस प्रकार उनको संस्कृत शिक्षा देने के लिए फ्री शिक्षा कैसे दी जा सकती है, ऐसे अनेक महत्वपूर्ण काम भी पूज्य गुरु जी ने किए। वर्ष के विद्वान थे जिन्होंने महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के सानिध्य में BHU से शिक्षा प्राप्त की और साथ में वे संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू के भी विद्वान थे और गरीबदासी परंपरा के महान संत थे और पंचपुरी में उनका नाम था। बिना उनके किसी भी कार्यक्रम में संचालन नहीं किया जाता था। जिन्होंने स्वामी श्रद्धानंद जी के सानिध्य में भी शिक्षा ग्रहण की और गरीबदासी परंपरा को आगे बढ़ाया और गरीबदासी साधु संस्कृत महाविद्यालय का संचालन किया। प्रधानाचार्य के रूप में रहे, जिन्होंने संतों की सेवा की, ब्राह्मणों की सेवा की, समाज में सेवा की और आज जितना भी उनका योगदान इस हरिद्वार के लिए किसी भी संत का नहीं है। आज हमारे पूज्य गुरुदेव महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी श्याम सुंदरदास शास्त्री जी महाराज जी के 3री पुण्यतिथि है और इसी के पावन अवसर पर आज उनकी मूर्ति प्रतिष्ठा और अनावरण किया गया है। विगत कई सालों से कोरोना के चलते हम यह कार्य को संपन्न नहीं कर पाए थे, तो अब की बार जब थोड़ा सा स्थिति शांत हुई है तो हमने सभी भगतों के, सभी अपने सेवकों के उपस्थिति में पूज्य गुरुदेव जी की मूर्ति की स्थापना कराई है। मूर्ति का मतलब है कि मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे देवकी वेखजी गुरु यादृशी भावना ऐसा सिद्धि भगवतादृशी। मंत्र में, तीर्थ में, द्विज में, ब्राह्मण में, गुरु में जो जैसा श्रद्धा आस्था रखता है उसको उससे ही सिद्धि मिलता है, सफलता मिलती है। तो पूज्य गुरुदेव जी हमारे लिए आदर्श थे और उनके दिखाए हुए आदर्श पर चलकर, उनके पद चिन्हों पर चल करके हम अपने जन्म जीवन को सफल करेंगे। और पूज्य गुरुदेव जी ने हरिद्वार ही नहीं अभी तो संपूर्ण भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार करने में जो योगदान गुरुदेव जी का है, शायरी और अन्य महापुरुषों के भी है, लेकिन सरलता, सहजता, विनम्रता और विद्वता के क्षेत्र में जो उनका एक कीर्तिमान रहा है, ऐसे महापुरुष बार बार धरती पर नहीं आते, क्योंकि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। शास्त्रों में कहा है कि जब धर्म की हानि होती तो भगवान किसी न किसी महापुरुष के रूप में अवतार लेते हैं और संसार का कल्याण करते हैं। मुझे लगता है पूज्य गुरुदेव जी ने जितने साल में 98 साल तक इस धरती में रह करके संसार का कल्याण किया है और हम सबको ऐसा पथ प्रदर्शन किया है कि हम उनके दिखाए हुए मार्ग पर चल करके अपने जन्म जीवन को सफल कर सकते हैं। उनके दर्शन, उनके स्पर्शन और उनका भजन जो भी करता है
जहां पर उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने में UJVNL अब तक असफल साबित हुआ और राज्य में 18 परियोजनाएं जो कि संचालित हैं, लेकिन अभी भी जरूरत से आधी ही बिजली का उत्पादन हो पा रहा है। और ऐसे में हाइड्रो प्रोजेक्ट के जरिए जरूरत पूरी न कर पाने वाला UJVNL अब सौर ऊर्जा की तरफ जाता दिख रहा है। यही कारण है कि UJVNL ने प्रदेश में 150 मेगावाट की परियोजना पर काम करने का मन बनाया और हिमालयी राज्य उत्तराखंड में पहाड़ों से निकलने वाली जल धाराएं प्रदेश के लिए ऊर्जा का बड़ा जरिया है। माना जाता है कि प्रदेश इन जल धाराओं के जरिए हाइड्रो प्रोजेक्ट में इतनी ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है कि न केवल अपनी जरूरत बल्कि प्रदेश की आर्थिकी को भी इसी से चलाया जा सकता है। लेकिन प्रदेश की खराब आर्थिक हालात और पर्यावरण संबंधी आपत्तियों ने राज्य में हाइड्रो प्रोजेक्ट के भविष्य को लेकर चिंताएं पैदा कर दी। हालांकि राज्य में अभी भी करीब 18 परियोजनाएं UJVNL द्वारा संचालित हो रही हैं, लेकिन एक के बाद एक शुरू की गई परियोजनाओं के बावजूद उत्तराखंड अपनी जरूरत के 50% तक ही बिजली उत्पादन कर पा रहा है। इसकी वजह जो भी हो, लेकिन अब UJVNL से जरूरत पूरी करने को लेकर फिलहाल उम्मीदें कम हैं और ऐसे में UJVNL ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी काम करने का फैसला लिया। वैसे अब तक UJVNL 26 मेगावाट की सौर ऊर्जा के क्षेत्र में परियोजना जो कि शुरू कर चुका है, जबकि अब 150 मेगावाट के परियोजना सौर ऊर्जा में शुरू करने पर काम चल रहा है। और इसके लिए उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड को अनुमति दी गई है और उसके बाद सरकार के विभिन्न खाली पड़ी जमीनों पर सौर ऊर्जा के प्लांट लगाने की तैयारी की जा रही है। कि हम सोलर परियोजनाओं के क्षेत्र में भी काम अच्छे से आगे करें। 26 मेगावाट की सोलर परियोजनाओं पे हम कार्य कर चुके हैं ऑलरेडी और अब हमारा लक्ष्य है कि हम करीब 150 मेगावाट की परियोजनाओं पे काम करें। इसके लिए हमने राज्य सरकार से अनुरोध किया था, तो राज्य सरकार ने जो भी गवर्नमेंट की अनयूटिलाइज्ड लैंड है, गवर्नमेंट एजेंसीज की या गवर्नमेंट की, उन पे सोलर लगाने के लिए UJVNL को अधिकृत किया है। और तो हम उन जो अनुपयोगी भूमि विभिन्न राजकीय विभागों के पास उपलब्ध है या राजकीय उपक्रमों के पास उपलब्ध है और वो हमें वो भूमि हस्तांतरित करते हैं, तो उन पे भी हम सोलर परियोजना लगाने का कार्य करेंगे। जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा में मुख्य चौक पर बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला मंत्री राज गौरव सोनकर के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और आपको बता दें कि देश के नव निर्वाचित राष्ट्रपति आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू के प्रति लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आपत्तिजनक और अशोभनीय टिप्पणी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। इस दौरान बीजेपी समर्थकों ने कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का पुतला दहन किया और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं आपको बता दें कि आक्रोशित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बताया कि जहां एक तरफ पहली बार एक आदिवासी महिला को भारत का राष्ट्रपति बनाए जाने पर पूरा देश उनका स्वागत सम्मान कर रहा है, वहीं कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं द्वारा राष्ट्रपति के प्रति गलत टिप्पणी और गलत बयानबाजी कर देश के राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद का अपमान किया गया। और इसी से आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के नेता का पुतला दहन किया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। वहीं भाजपा एससी मोर्चा के जिला मंत्री राज गौरव सोनकर ने बताया कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा गलत टिप्पणी कर राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद का अपमान किया गया और इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। एक आदिवासी महिला को जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनको राष्ट्रपति पद पे निर्वाचन करने से पहले से ही और निर्वाचन होने के बाद से ही उनके द्वारा अभद्र टिप्पणियां और गलत बयानबाजियां की जा रही हैं। इसी के चलते इनके कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा आज उनको कुछ गलत बयानबाजी की गई है। इसके विरोध में हमने आज कांग्रेस पार्टी का और अधीर रंजन चौधरी का पुतला फूंका है और हम मांग करते हैं कि अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस पार्टी बर्खास्त करे। क्योंकि पार्टी पहले से ही मानसिक रूप से भी उनकी पार्टी के लोग परेशान हैं, इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। उनको ये राज नहीं आ रहा है कि एक आदिवासी महिला जो नरेंद्र मोदी जी द्वारा पहली बार भारत की प्रथम आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति बनी है, इससे वो लोग काफ़ी परेशान हैं कि ये
मतलब हमेशा से ये पूंजीपति लोगों को इस तरह के पदों पे बैठाते रहे हैं, तो वो नरेंद्र मोदी जी से और हमारे पार्टी से हमेशा ही परेशान रहे, मानसिक रूप से परेशान लोग हैं। तो ऐसे लोग के लिए क्या किया जा सकता है? हम इसलिए अपने आगे हम अपना प्रधानमंत्री जी तक इसको ज्ञापन देंगे और इसको कार्रवाई करेंगे। खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से है, जहां पर गंगोत्री नेशनल हाईवे बंदरकोट के पास भूस्खलन हुआ और आबूदादी के भूस्खलन होने से एक बार फिर मार्ग अवरुद्ध हो गया और आबूदादी के पहाड़ी से रुक रुक कर मलबा और भारी बोल्डर गिर रहा है, जिससे मार्ग अवरुद्ध हो रहा है। लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और आबूदादी की भूस्खलन होने से राहगीरों को घंटों इंतजार भी करना पड़ रहा है। वहीं मार्ग को खोलने के लिए बीआरओ को लगाया गया है। देहरादून और मसूरी के बीच बनने वाले रोपवे से टर्मिनल की ऊंचाई का डंगा अभी खत्म नहीं हुआ और कैबिनेट बैठक में निर्माण के बायलॉज में राह देते हुए टर्मिनल को निर्धारित ऊंचाई तक निर्माण की अनुमति दे दी गई। दरअसल देहरादून और मसूरी के बीच रोपवे निर्माण की सरकार के स्तर से सभी अनुमति यहां पर हो चुकी है और ऊंचाई और रोपवे की लंबाई की वजह से इसमें ऊंचे ऊंचे टर्मिनल बनाए जाने हैं, लेकिन बायलॉज के हिसाब से इतनी ऊंचाई पर टर्मिनल का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसके चलते रोपवे के निर्माण में रुकावट आ रही थी और कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने बताया कि बैठक में बायलॉज में शिथिलीकरण को मंजूरी दी गई है और इसके बाद अब रोपवे के लिए निर्धारित ऊंचाई वाले टर्मिनल बनाए जा सकेंगे और देहरादून से मसूरी के लिए प्रस्तावित रोपवे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे होगा और रोपवे की लंबाई 5.5 किलोमीटर होगी, जो हांगकांग के गोंगपिंग रोपवे की लंबाई 5.7 किलोमीटर से महज 100 मीटर कम है। इस रोपवे के बनने से दून से मसूरी मात्र 15 से 18 मिनट में पहुंच पाएंगे। इससे मसूरी में लगने वाले ट्रैफिक के साथ ही साथ सुरक्षित पर्यावरणीय दृष्टि से यात्रियों को सुविधाजनक यातायात का साधन सुलभ होगा। खबर उत्तराखंड से है, जहां पर बुग्गावाला क्षेत्र के गांव बनवाला के ग्रामीणों ने मुर्गी फार्म और मशरूम प्लॉट की दुर्गंध और मक्खियों के प्रकोप से परेशान होकर प्रदर्शन किया है। आबूदादी की बुग्गावाला क्षेत्र के गांव बनवाला के ग्रामीणों ने कहा कि वो पोल्ट्री फार्म की वजह से हुई मक्खियों के प्रकोप और मशरूम प्लांट की दुर्गंध से ग्रामीण लंबे समय से परेशान है। अब परेशान होकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया, गांव के पास से पोल्ट्री फार्म और मशरूम प्लांट को बंद करने की मांग की और आबूदादी की भगवापुर तहसील के बुग्गावाला क्षेत्र के गांव बनवाला में उस वक्त ग्रामीणों के सब्र का बांध टूट गया जब कई दर्शन आबूदादी की भारी संख्या में महिलाओं सहित ग्रामीणों ने पोल्ट्री फार्म और मशरूम प्लांट पर जाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने मीडिया से बातचीत की और बताया कि मशरूम प्लांट की दुर्गंध और पोल्ट्री फार्म की वजह से मक्खियों के प्रकोप से हम इतने परेशान हैं कि हमारा खाना पीना उठना बैठना सब कुछ मुश्किल हो चुका है। मक्खियां खाने पीने की चीजों में आती हैं, पशुओं के घास में मक्खियां आ जाती हैं। मशरूम प्लांट के दुर्गंध की वजह से छोटे बच्चों को उल्टियां होती हैं, तबीयत उनकी खराब हो जाती है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और साथ ही बीमारियों का खतरा और ज्यादा बढ़ रहा है। ग्रामीणों ने इस मामले से संबंधित विभाग से गांव के पास से मशरूम प्लांट और पोल्ट्री फार्म को बंद कराने की मांग की है। मतलब हर जगह मक्खी है, खाने पे, कपड़ों पे, हर जगह पेड़ पौधों पे भी। जानवर है जो खाना नहीं खा सकते हो, उनके घास पे भी इस तरह मक्खी बैठी है, बहुत बुरा हाल है। और रात को इतनी गंदी स्मेल आती है कि मतलब सांस लेना भारी हो रहा है यहाँ पे मक्खियों की वजह से। तो मतलब यही रिक्वेस्ट है कि ये सब बंद होने चाहिए यहाँ। मुर्गी फार्म, ये मशरूम फैक्ट्री, इनसे इतने मतलब छोटे बच्चे भी परेशान हो रखे हैं इनसे और गांव के बहुत ज्यादा नजदीक में हो रखे हैं। पढ़ने वाले बच्चे पढ़ नहीं सकते बिना लाइट, क्योंकि लाइट तो 24 घंटे रहती नहीं है, इसलिए पंखे नहीं चल पाते हैं, इसलिए यहाँ पे मक्खियों का ज्यादा प्रभाव बढ़ रहा है। समस्या यहाँ के गाँव वालों की ये है, गाँव के समीप ही एक तो मशरूम प्लांट खुल गया है और गाँव के पास में लगभग 6-7 मुर्गी फार्म है। उन मुर्गी फार्म की वजह से गाँव में इतनी ये मक्खी फैली हुई है कि गांव में कोई भी बीमारी फैलने की आशंका है और बीमार हो भी रहे हैं। और स्मेल इतनी ज्यादा है, लोग बाग घर में अपना खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। और ये जो मशरूम प्लांट है इसकी वजह से भी गांव में बहुत ज्यादा बदबू है। और गांव वालों के द्वारा इन्हें चेतावनी भी दी गई, इन्हें समझा भी गया कि भाई इन्हें कोई उपाय कर लो। तो इन्होंने जो है ये कहा कि
आप जो हम बंद नहीं करते, आपसे जो होता है कर लो। एक प्रार्थना पत्र हमारे द्वारा पूर्व में भी प्रार्थना पत्र दिए गए प्रशासन को, परंतु प्रशासन ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। लोग बाग ज्यादा परेशान हैं, इसलिए लोग बाग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इन्हें समझाने के लिए भी आए थे, परंतु ये समझने के लिए तैयार नहीं है। हम ये चाहते हैं इसका कुछ उपाय होना चाहिए, हमारी जिंदगी बेकार हो रही इसमें। यहाँ से हम तो बहुत दुखी हो गए, हमारे बच्चे परेशान हैं, कहाँ से पैसा लगाओ इतना? गरीबी आदमी देखो आके यहाँ से दिखाओ, न बताओ इसे बंद करवाओ, क्या इसका उपाय करो, कैसे बंद करवाओ बिल्कुल। बस हम तो ये चाहे जब हम इतना दुखी हो गए, हमने बहुत बार कह लिया ना जी सा इसका उपाय कर लो, कोई नहीं करा। हम बिल्कुल परेशान हो गए यहाँ, बताओ हम क्या करें। समस्या तो यही है जी, खाना खाए गिरजा मक्खी, उल्टियाँ लग रही, सब कैसे पड़े जैसे कहाँ अस्पताल में रोज रोज लेकर जाए। हमारे परेशान मुंह नहीं ढक सकते, कपड़ा ढके, हम परेशान, सांस हमें नहीं आते, घुट घुट सांस ले रहे। हमारे घरों में शाम को आओ और बैठ कर देखो कैसे हम जी रहे। उत्तराखंड में पर्वतारोहण से होने वाली आय का 25% हिस्सा अब उत्तराखंड को मिलेगा। इसके साथ ही अब तक देशी और विदेशी पर्वतारोहियों से लिया जाने वाला एक्सपेडिशन शुल्क समाप्त कर दिया गया। इससे पर्वतारोहियों को राहत मिलने के साथ साथ ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर पर्वतारोहण और साथ ही ट्रैकिंग के लिए आकर्षित होंगे। इसके साथ ही पर्वतारोहण और ट्रैकिंग के लिए खुली गई 40 नई चोटियों की सूची जारी कर दी गई और बीते दिनों केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार शासन ने 40 चोटियों पर पर्वतारोहण और ट्रैकिंग गतिविधियां संचालित करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। इससे पहले वन विभाग की ओर से उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के सहयोग से इन चोटियों का सर्वे कर आवश्यक जानकारी एकत्रित कर केंद्र को दी गई थी। पौड़ी जनपद के चौबट्टाखाल विधानसभा के सतपुली तहसील अंतर्गत 20 वर्षीय युवती ने एक व्यक्ति पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। इस संबंध में युवती के परिजनों ने एसडीएम से कार्यवाही करने की मांग की और साथ ही युवती ने युवक पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। युवती का कहना है कि पहले तो युवक ने युवती के साथ शादी का वादा किया था और जिसके बाद युवक ने बहला फुसलाकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए और जब युवती गर्भवती हो गई तो शादी से इनकार कर दिया। युवती और उसके परिजनों का कहना है कि युवक द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बताया कि युवक की ऊंची जाति होने और उसकी निचली जाति होने के चलते मानसिक तौर पर भी उसको परेशान किया जा रहा है। वहीं पूरे मामले को लेकर एसडीएम सतपुली ने बताया कि तहसीलदार को जांच के लिए निर्देश दिए गए और साथ ही युवती और उसके परिजनों की सुरक्षा के लिए राजस्व निरीक्षक को निर्देशित किया गया। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। अपनी लड़की के लेके यहाँ तहसील पे और मजदूर आदमी हूँ मैं सर। मेरे लड़की के साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रखा है सर। और ये सुनील कुमार कुंडलिया द्वारका प्रसाद जी का लड़का और मेरी लड़की के साथ बुरा व्यवहार करके अब उसको धोखा देना चाह रहा है सर। उसने धमकी दे रखी मेरी लड़की को कि माता पिता के पास बोला तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा, तेरा पूरा परिवार को उड़ा दूंगा सर। और मेरे को इससे बहुत खतरा है और अपनी यहाँ तहसील पे आ रखा हूँ सर। अब मैं उसके लिए उसके खिलाफ चल रहा हूँ सर। और वो लड़का सुनील कुंडलिया है, उसने मेरे साथ जबरदस्ती की और धमकी दी ऊपर से कि मैं तुझे और तेरे परिवार को मार दूंगा। और मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और इसमें अभी मुझे हाल ही में एक तहरीर प्राप्त हुई है जो मेरे क्षेत्र अंतर्गत है। तो इसमें एक नाबालिग लड़की के साथ में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इसमें मैं नायब तहसीलदार लेवल से जांच करवा रहा हूँ। इसमें जो भी होगा आगे जो कानून। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।